हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नारायण एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि बच्चे आप सबको पता है, हम लोगों ने सब वन शॉट वीडियोस कर लिए हैं। अभी जितने भी चैप्टर्स थे आपके बायोलॉजी में सारे हमने कवर कर लिया है। अब टाइम आता है आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने का। एंड व्हाट इज अ बेटर वे टू डू इट, दैट इज बाय प्रैक्टिसिंग सम PYQs। सो आज का ये जो वीडियो है ये टारगेटेड है आपके PYQs डिस्कस करने के लिए, जिससे कि आपको बहुत मदद हो जाएगी आपकी एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन में और आप बोर्ड एग्जाम्स बहुत आसानी से लिख पाओगे। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए पहले चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं कुछ MCQs। उसके बाद हम लोग ग्रेजुअली क्वेश्चंस करते रहेंगे, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, सब पैटर्न के क्वेश्चंस हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है ताकि आपको आसानी हो जाए आपके एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस के लिए। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं पहला ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है। स्फिंक्टर मसल्स आर प्रेजेंट एट द एग्जिट ऑफ, ऑप्शन ए है आपका स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक एंड एनस, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड ईसोफेगस एंड स्टमक। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? आपके बोर्ड एग्जाम्स 2023 में पूछे गए थे ये क्वेश्चंस। तो अगर हम ये देखें तो इसमें से आपका जो ऑप्शन बी है वो सबसे अप्रोप्रिएट है। क्यों? क्योंकि स्टमक में एक स्फिंक्टर जो रहता है वो है आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है, और एनस के वहां पे रहता है एक एनल स्फिंक्टर। तो आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इफ सलाइवरी अमाइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड? सलाइवरी अमाइलेज है क्या? सलाइवरी अमाइलेज होता है एक एंजाइम, है ना। और एमाइलेज कभी भी आता है, जब मैंने वन शॉट लिया था मैंने क्या बताया था आपको? एमाइलेज जब भी काम में आता है दैट इज टू ब्रेक डाउन योर कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको ब्रेक डाउन करने के लिए your amylase helps. And now if it is a salivary amylase, obviously it is getting secreted from the salivary glands, यानी कि आपके माउथ के अंदर। तो इसमें पूछा गया है कि क्या इफेक्ट होगा अगर वो सीक्रेट नहीं होता है। तो इसका मतलब हम ऑप्शन सारे पहले एनालाइज करेंगे। ठीक है, पूछा गया प्रोटीन्स ब्रेकिंग डाउन इनटू एमिनो एसिड्स। प्रोटीन आ गया वर्ड, मतलब ये इधर ही एलिमिनेट हो जाता है ये वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स। ऑब्वियसली ये वाला ऑप्शन हम कंसिडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टार्च बोला गया और शुगर्स में ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट इज गेटिंग ब्रोकन डाउन इनटू इट्स सिंपल फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर्स। अब आ जाओ थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? फैट्स ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। इसमें भी ये एंजाइम काम नहीं करता है, तो ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट कर देंगे हम। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, ये तो सवाल ही नहीं उठता है ना, विटामिन के एब्जॉर्प्शन में इसका कोई रोल नहीं है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो ये लीजिए आपको मिल गया 1 मार्क। ठीक है, आंसर क्या हो गया? करेक्ट आंसर इज स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स। इफ सलाइवरी अमाइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा, देन द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स विल बी अफेक्टेड। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें पूछा गया इन अ नर्व सेल the site where the electrical impulse is converted into a chemical signal is known as। ऑप्शन ए है axon, ऑप्शन बी है डेंड्राइट्स, ऑप्शन सी है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और ऑप्शन डी है सेल बॉडी। आप सबको बताया जब एक न्यूरॉन नर्व इंपल्स ट्रांसमिट करता है तो डेंड्राइट स्टिम्युलस को लेता है, उसके बाद सेल बॉडी में वो ट्रांसलेट होता है और फिर जो एक्सन है एक्सॉन टर्मिनल के थ्रू में वो बाहर दूसरे न्यूरॉन में जाता है। तो यहाँ पे जो हमको पूछा गया है दैट द इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल सिग्नल, वो कहाँ पे होता है? तो एक्सॉन जो है वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो स्टिमुलस एक्सॉन जो है जो ट्रांसलेट कर रहा है, तो एक्सॉन जो है वो होगा नहीं, एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जो है वो इंफॉर्मेशन ट्रांसलेट हो रहा है। अभी डेंड्राइट्स भी नहीं होंगे क्योंकि वो स्टिमुलस एब्सॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हम कंसिडर कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम सिनैप्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो सिनैप्स और द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज द प्लेस वेयर द इलेक्ट्रिकल इंपल्स विल बी कन्वर्टेड। सो आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आ गया समझ में? ठीक है, सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब आगे आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे पूछा गया है एक एक स्पेसिफिक फंक्शन ये फॉलोइंग ऑर्गन्स के, और इसमें कितने मार्क्स पूछे गए हैं? 2 मार्क्स। सो वो रीनल आर्टरी का फंक्शन, यूरेथ्रा का फंक्शन, ग्लोमेरुलस का फंक्शन
और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। इन सारों के फंक्शंस आपको लिखने हैं शॉर्ट में। सबसे पहले आ जाओ रीनल आर्टरी के फंक्शन में। रीनल आर्टरी का क्या फंक्शन है? इट विल कैरी द अनफिल्टर्ड ब्लड टू द किडनीज फॉर द पर्पस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो वो आर्टरी कहाँ लेके आएगा? किडनीज में लेके आएंगे, ताकि आपके किडनीज में फिल्टर आउट हो जाए। तो रीनल आर्टरी का फंक्शन हो गया अभी। नेक्स्ट आ जाओ आप यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा क्या करता है? यूरिन ट्रांसपोर्ट करता है यूरिनरी ब्लैडर से आउटसाइड द बॉडी। सो यूरेथ्रा विल ट्रांसपोर्ट द यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू आउटसाइड द बॉडी। देन आ जाओ ग्लोमेरुलस पे। ये भी एक फेमिलियर टर्म है। ग्लोमेरुलस क्या करेगा? फिल्ट्रेशन करेगा ब्लड में किडनीज में। किडनीज का जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या होता है? दैट इज द नेफ्रॉन। ठीक है। अब नेफ्रॉन में एक कप टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना? उसके अंदर आपको ग्लोमेरुलस मिलेंगे। तो ये जो ग्लोमेरुलस है ये फिल्ट्रेशन करते हैं, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन का इनिशियल स्टेप होता है फिल्ट्रेशन। वो कौन करता है? ग्लोमेरुलस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में क्या होता है? द नेक्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन जो है आपका रीएब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल सब्सटेंसेस एंड इट विल सीक्रेट द वेस्ट इनटू द यूरिन। तो यूरिन क्योंकि बॉडी से बाहर निकलने वाला है, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको वो सीक्रेट करेगा यूरिन में, और जितने भी एसेंशियल सब्सटेंसेस है उसको वो रीएब्जॉर्ब करके रखेगा। तो इसमें आ गए आपके 2 मार्क्स। आपको बस एक एक लाइन ही लिखना है इनके फंक्शंस के बारे में, ज्यादा बड़ा करके लिखना नहीं है। समझ में आया? टू द पॉइंट लिखो। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको हाईलाइट करना है। जैसे यहाँ पे हमने हाईलाइट किया हुआ है वैसे हाईलाइट करके क्लेनलीनेस मेंटेन करना है अपने पेपर में। दिस विल लीड यू टू गेट मोर एंड मोर मार्क्स। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में देखो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं 4। इसमें से पूछा गया कि ये जो 4 स्टेटमेंट्स हैं इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या क्या है। चलो अब देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये पूछा गया द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द मदर। क्या ये सही है? जो वो मदर से इनहेरिट करता है क्या उसी के ऊपर उसका सेक्स डिटरमिन होता है क्या? सेकेंड, द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमिन्ड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द फादर। क्या ये सही है क्या? The probability of having a male child is more than that of a female child. Is this actually true? And then the next one is the sex of a child is determined at the time of fertilization when male and female gametes fertilize to form a zygote. ठीक है, तो इनमें से अगर हम एनालाइज करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो दिखाया है ना, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मेल चाइल्ड इज मोर देन दैट अ फीमेल चाइल्ड, क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसको हम सबसे पहले एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो नंबर 3 अगर एलिमिनेट हो गया तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाएंगे? ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाएगा, और कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा? ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा। तो बचा कौन सा? बचा है अभी आपका ऑप्शन बी। ऐसे करके आपको एनालाइज करना है। ठीक है, तो डिटरमाइन फादर भी करेगा, मदर भी, ऐसे भी नेसेसरी नहीं है। ठीक है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज यू एनालाइज दिस थर्ड पॉइंट। इसमें क्लियर कट लिखा है कि मेल चाइल्ड का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। 50-50% चांसेस, इक्वल चांसेस होते हैं मेल और फीमेल होने के। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन whether the child receives the X chromosome or the Y chromosome from the father। ठीक है, उसके बेसिस पे चाइल्ड का जेंडर डिटरमिन होता है। तो अभी इसके बेसिस पे अगर आप देखोगे तो कौन कौन से पॉइंट सही हो गए? इट इज डिटरमिन्ड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द फादर, ऑब्वियसली, क्योंकि वहां पे X और Y क्रोमोसोम्स है। एंड देन ऑप्शन 4, इट इज डिटरमिन्ड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन when male and female gametes are fusing to form a zygote। आ गया समझ में अभी आपको? तो ये क्वेश्चन में फिर से आपको 1 मार्क मिल जाएगा, एमसीक्यू आपका क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोम्स कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। Chromosomes are thread-like structures located inside the nucleus of an animal cell. Chromosomes always exist in pairs in human reproductive cells and are involved in the process of cell division। देखो hereditary information carry करते हैं, ये तो सही हो गया। ठीक है, thread-like structures है inside the nucleus located होते हैं, ये भी सही है। Exist in pairs in human reproductive cells, obviously pairs में नहीं exist करते हैं, ये गलत है। Okay, and if you come to the next one, they are involved in the process of cell division। Yes, they are involved। तो कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स है? स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 4। सो यहाँ पे गलत है स्टेटमेंट 3। सो 1, 2 एंड 4 करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी।
ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर हम टफ क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड एंड म्यूकस इन स्टमक? अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम को देखोगे तो स्टमक जो हमारा है, स्टमक में एक एसिड बनता है जो है HCl, है ना। तो यहाँ पे एसिड कौन सी एसिड है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे पहली जो चीज करती है वो क्या करती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट किल्स द जर्म्स। ठीक है, जितने भी जर्म्स हैं, बैक्टीरिया, वो सबको वो किल करेगा, पहले तो उसका वो फंक्शन है। उसके बाद उसका और एक मेन फंक्शन है, इट विल एक्टिवेट पेप्सिन। पेप्सिन क्या है बच्चे? पेप्सिन इज एन एंजाइम। नाउ व्हाट डज पेप्सिन डू? पेप्सिन आपके प्रोटीन्स में काम करेंगे, ठीक है। व्हाट विल पेप्सिन डू? पेप्सिन विल work on the proteins and it will help in the digestion of proteins into amino acids. ठीक है, so proteins in the presence of pepsin will be converted into amino acids. ये हो गया आपका एसिड का काम। अब नेक्स्ट आपको पूछा गया है काम किसका? म्यूकस का। ठीक है, जो यहाँ पे म्यूकस लिखा गया, म्यूकस का काम क्या है? तो म्यूकस जो होती है चीज, म्यूकस व्हाट डज इट डू? जो ये HCl सीक्रेट हो रहा है, इससे हमारी स्टमक की जो इनर लाइनिंग है वो कोरोड हो सकती है। सो बिकॉज म्यूकस इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड, इट प्रिवेंट्स द corrosion of the inner lining of the stomach। ठीक है, स्टमक की जो इनर लाइनिंग है उसको कोरोजन से, एसिड के प्रेजेंस के चलते जो हो रहा है उससे बचाती है। गॉट इट? तो ये जो 2 पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा गया, पहले आपका एसिड का काम क्या है, उसके बाद म्यूकस का काम क्या है, ये दोनों हमने अभी डिस्कस कर लिया। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें क्या पूछा है? व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस? समझ में आया? नेक्स्ट इसमें पूछा गया, नेक्स्ट पार्ट इज हाउ इज इट डिफरेंट इन डिजर्ट प्लांट्स एंड इन टेम्परेट रीजन्स। तो पहले फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आपको रॉ मटेरियल्स क्या क्या चाहिए? रॉ मटेरियल्स आपको चाहिए, पहले तो सनलाइट होना नेसेसरी है, लाइट एनर्जी आपको चाहिए, है ना। फिर प्लांट्स को और क्या चाहिए रहता है? प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए होता है, और क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है वो चाहिए। तो सबसे पहले क्या प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस में? सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में लाइट एब्सॉर्ब होगा। ओके, सो लाइट विल बी एब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट, वेयर? इन द लीव्स। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप विल occur द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ओके, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी अभी हो गया। नेक्स्ट स्टेप, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है आपके फोटोसिंथेसिस में, एक के बाद एक क्या होता है। और ये आंसर लिखने से पहले यहाँ पे क्या मेंशन किया गया? फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन क्या लिखा है यहाँ पे? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स एंड सम अदर ऑर्गेनिजम्स use sunlight to synthesize foods with the help of chlorophyll। उसके बाद यहाँ पे जनरल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फॉलो किया गया हुआ है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि डिजर्ट प्लांट्स और टेम्परेट रीजन्स में कैसे होता है ये? इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वहां पे पानी कम होता है, राइट, सो वाटर कंजर्व करना पड़ता है प्लांट को, है ना। और ये जो मैकेनिज्म में करता है इसको हम बोलते हैं CAM। व्हाट इज इट? इट इज क्रैसुलर CN एसिड मेटाबॉलिज्म। इस प्रोसेस में क्या होता है? ये एक एडेप्टेशन है, ये एडेप्टेशन आपको डिजर्ट प्लांट्स में ही मिलेंगे, टेम्परेट रीजन्स में जहां पे वाटर की कमी होती है। उसमें स्टोमेटा को ये लोग क्या करेंगे, ये प्लांट्स रात में ओपन करेंगे ताकि वाटर लॉस कम हो। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक इंटरमीडिएट फॉर्म में, ठीक है, मैलिक एसिड के फॉर्म में यूज हो जाएगा डे के टाइम में फोटोसिंथेसिस में। तो वो अपना पानी भी कंजर्व कर रहा है और उसका प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस भी वो कर पा रहा है। करेक्ट? सो दिस इज द होल प्रोसेस दैट हैपेंस। ओके, पहले जनरल हमने आइडिया दे दिया कि फोटोसिंथेसिस में सीक्वेंस क्या है, उसके बाद हमने डेजर्ट प्लांट्स का भी एक्सप्लेन कर दिया। ऐसे ही आपको आंसर्स लिखने, अपने पैराग्राफ्स बनाना, अच्छे से पॉइंट लगाना और उसके बाद उसको हाईलाइट कर देना इंपॉर्टेंट टर्म्स को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन अमीबा, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम पैरामीशियम? ये मैंने जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया हुआ था उसमें भी मैंने डिटेल में बताया था कि अमीबा का जो न्यूट्रिशन है उससे क्वेश्चन हर साल कुछ ना कुछ तरीके से आते हैं बच्चे। ठीक है, आइदर डायग्राम दे दिया जाएगा या फिर आपको ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन
पूछ दिया जाएगा, ठीक है? यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आंसर दिस क्वेश्चन. टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन यू हैव टू मेक अ डायग्राम लाइक दिस. Okay, you have to mention the important points in amoeba digestion. पहले तो ingestion होगा उसके न्यूट्रिशन में, ठीक है? इंजेक्शन कैसे होता है? उसके जो बॉडी में you will be able to see that it will extend its pseudopodia and it will try to extend the pseudopodia and trap the फूड पार्टिकल. ये फूड पार्टिकल आप देख रहे हो, स्यूडोपोडिया के थ्रू में वो फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर लेगा फैगोसाइटोसिस के थ्रू में. अब वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर्म करके उसमें एंजाइम्स के थ्रू में वो डाइजेस्ट कर लेगा. डाइजेस्ट होने के बाद फिर क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है. कहां पे होगा एब्जॉर्प्शन? उसके साइटोप्लाज्म में सब चीजें एब्जॉर्ब हो जाएंगी जो भी उसको एसेंशियल चीजें चाहिए होती है, ठीक है? फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा एसिमिलेशन का. एसिमिलेशन के थ्रू कहीं पे भी जरूरत है उसके बॉडी में वो न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा दिया जाएगा. एंड जो वेस्ट मटेरियल है फाइनली वो इजेक्शन के थ्रू में उसके बॉडी से बाहर निकल के आएगा. सो द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इन्वॉल्व्स दीज 5 स्टेप्स. बट हाउ इज दिस न्यूट्रिशन इन अमीबा डिफरेंट फ्रॉम द न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम? है ना, पैरामीशियम में भी वो भी एक होलोजोइक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है? बट पैरामीशियम में ये डिफरेंस है कि वहां पे वो सीलिया यूज करता है और जो पानी रहता है पानी से अपने खाने को वो लेता है. समझ में आ गया? उसको जो साइटोफाइज रहता है वहां से वो खाना लेके एनगल्फ करता है. ओके, सो इवन दो इट फॉलोज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इट विल हैव अ ओरल ग्रूव, ठीक है? और वो सीलिया के थ्रू में वो ओरल ग्रूव में वो खाना लेके इट विल हेल्प टू एनगल्फ द फूड एंड देन फर्दर डाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा पैरामीशियम में. आ गया समझ में? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए हैं आपको, गिव रीजंस के बारे में पूछा गया. फर्स्ट क्वेश्चन है प्लेसेंटा इज एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर फीटल डेवलपमेंट. व्हाई? नेक्स्ट पूछा गया है यूट्रिन लाइनिंग बिकम्स थिक एंड स्पंजी आफ्टर फर्टिलाइजेशन. देखो, प्लेसेंटा इज अ मीडियम, ओके? वो आपके बच्चे और मदर के बीच में एक लिंक फॉर्म करता है from where the fetus can get the nutrition, can get the different gases, gaseous exchange होगा, nutrition भी उसको मिलेगी. So that is why it is extremely important for fetal development. इसको आपको explain करके लिखना है. अगला क्वेश्चन है यूट्रिन लाइन बिकम्स थिक एंड स्पंजी आफ्टर फर्टिलाइजेशन. यूट्रिन लाइनिंग कौन सी होती है? एंडोमेट्रियम होती है ना? एंडोमेट्रियम में जब आपका जाइगोट है, जाइगोट से एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो विल कम एंड एम्बेड इटसेल्फ इन द एंडोमेट्रियम लाइनिंग. एंड बिकॉज इट इज एबल टू एम्बेड इटसेल्फ इन द एंडोमेट्रियम लाइनिंग, इसीलिए उसको थिक एंड स्पंजी होना पड़ता है, सो दैट इट इज रिच इन ब्लड वेसल्स एंड इट इज एबल टू सस्टेन द एम्ब्रियो. ठीक है, तो ये आ गया आपके प्लेसेंटा का डेफिनेशन और क्या वो करता है. Placenta is essential for fetal development because it serves as a vital link between the mother and the developing baby. ठीक है, ये हमने कर लिया है. It provides the baby with oxygen and nutrients from the mother's bloodstream, and it will remove the waste products from the baby's blood. It will also produce hormones, बहुत ही important hormones. ठीक है, HCG हार्मोन प्रोड्यूस करेगा वो, ताकि उसके और भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो कि हेल्प करेंगे आपको प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में एंड ऑल्सो इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस एंड द बेबी. ठीक है, नेक्स्ट जो था यहाँ पे यूट्रिन लाइनिंग एंडोमेट्रियम के बारे में पूछा गया. सो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, दैट द थिक स्पंजी टिश्यू विल प्रोवाइड अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट फॉर द एम्ब्रियो टू अटैच एंड इट विल बी एबल टू ग्रो. क्योंकि वहां पे सक्सेसफुल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रेगनेंसी उसी जगह ही होती है जब वो जाके एम्बेड होता है एंडोमेट्रियम में, है ना? और अगर वो सस्टेन कर पाएगा यूट्रिन लाइनिंग, उसको अच्छे से ग्रोथ दे पाएगा, ब्लड वेसल्स में रिचली सप्लाई हो जाएगा इम्प्लांटेशन होने के बाद, तभी आपका फीटस डेवलप कर पाएगा. दैट इज व्हाई यूट्रिन लाइनिंग विल बिकम थिक एंड स्पंजी टू बी एबल टू सपोर्ट द होल प्रेगनेंसी. ठीक है, चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. यहाँ पे पूछा है एन ओल्ड मैन इज एडवाइज्ड by his doctor to take less sugar in his diet. Name the disease from which the man is suffering. ये आपने अपने घरों में देखा होगा, ये क्या हो सकता है बताइए. इसका आंसर है डायबिटीज, क्योंकि a person who is suffering from diabetes is always advised to take less sugar. Mention the hormone due to imbalance of which he is suffering from this disease. कौन से हार्मोन के चलते ये होता है? ये होता है आपके इंसुलिन. When there is insufficient production of insulin hormone, from which gland this is produced? From the pancreas.
पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन, बट अगर किसी कारण के चलते अगर इंसुलिन प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है बॉडी में, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स और शुगर लेवल्स विल इंक्रीज, लीडिंग टू डायबिटीज। नेक्स्ट पार्ट बी इस क्वेश्चन का आ जाओ, इसमें पूछा गया नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड व्हिच सीक्रेट्स द ग्रोथ हार्मोन। कौन सा है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन अ पर्सन इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी होने लग जाएगी तो क्या दिखेगा? dwarfism. And if there is an excess secretion of the growth hormone, then you will be able to see a condition that is gigantism. तो ये दो कंडीशंस आप देख सकते हैं अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से जीएच आपका सही से सीक्रेट नहीं हुआ तो। Got it? So we have solved this question. This also is a very direct question. इसमें आप आराम से पॉइंट वाइज लिखते जाओ, आपको मार्क्स मिलते जाएंगे बच्चे। ओके, नेक्स्ट आप आ जाओ, इसमें पूछा गया ड्रॉ एंड लेबल अ न्यूरॉन, एक्सप्लेन हाउ इट कैरीज मैसेजेस। न्यूरॉन का जो डायग्राम है, इससे सिंपल और कोई डायग्राम हो ही नहीं सकता है कि नहीं। अब इसमें आपको क्या करना है? न्यूरॉन ऐसे ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अब यहां पे आपको लेबल भी करना रहेगा। जब आप लेबल कर लोगे तो आपका न्यूरॉन का डायग्राम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम वैसे माइलिन शीट भी बना देते हैं, है ना। पहले तो जो फर्स्ट पार्ट है न्यूरॉन का, वो क्या पार्ट है? दिस पार्ट। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज द डेंड्राइट्स। ये हो गया आपका टॉप मोस्ट पार्ट। अब ये जो पार्ट है, ये है आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस जहां पे होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सोमा, साइटन और सेल बॉडी। तीन नाम है इसके, कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अब ये जो पोर्शन है यहां से यहां तक, इसको क्या बोलते हैं? एक्सॉन। ये जो शीथ कवरिंग है, ये शीथ कवरिंग को हम बोलते हैं माइलिन शीथ। कौन सी शीथ? माइलिन शीथ। अब इसके अंदर छोटे छोटे ऐसे सेल्स होते हैं, ये सेल्स को हम बोलते हैं Schwann cells. What cells? Schwann cells. After that, these gaps which are present, these are called as the nodes of Ranvier. ठीक है, और ये जो फाइनल जो आपका टर्मिनल एंडिंग है, इट इज कॉल्ड एज द एक्सॉन टर्मिनल, और यू कैन कॉल इट एज द नर्व एंडिंग। तो स्टिम्युलस को कौन रिसीव करेगा? स्टिम्युलस को रिसीव करेंगे आपके डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स विल रिसीव द स्टिम्युलस एंड दैट स्टिम्युलस विल बी it will change into an electrical impulse. It will come to the cyton will translate it, and then it will move across the axon, reach the axon terminal, where that will be converted with the help of some chemicals in the synapse to a chemical signal. It will be again sent to the next neuron. ठीक है, अभी आप देख लो ये, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो, नहीं तो आपके बुक में एनीवेज यू हैव अ डायग्राम, प्लीज प्रैक्टिस इट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछा गया कैसे मैसेज ट्रांसमिट होता है। ऑब्वियसली जो चीज मैंने आपको बताई कि पहले तो स्टिमुलाई है, स्टिमुलाई को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट कर लेना है। First of all, there is stimuli. That stimuli will be converted into an electrical impulse that will travel across the neuron. Then it will release chemical messengers which are called as neurotransmitters into the synapse. Synapse मतलब क्या है? आपका neuromuscular junction. ठीक है, उसके बाद the neurotransmitters then cross the synapse. दो न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं synapse. And then that will bind to the receptors on the receiving neuron. So दो न्यूरॉन ऐसे है, इमेजिन कर लो, यहां से इंफॉर्मेशन आया, केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, फिर ये जो सिनेप्स है, ये जो बीच का सिनेप्स है, यहां से ये न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पे रिलीज होंगे और यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि उसको रिसीव करता है। फर्दर फिर मैसेज कैरी ऑन हो जाता है बाकी के न्यूरॉन्स में, एंड दस द मैसेज विल बी प्रोसेस्ड अहेड। ओके, नेक्स्ट आप देख लो क्वेश्चन 4 एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें आप पॉइंट्स भी लिख सकते हो आराम से, सीधे डायरेक्टली पॉइंट्स। फर्स्ट लिखना द 4 एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर करके। सबसे पहला आपका है सीडलेस वेराइटीज इससे प्रोड्यूस हो सकती है। ओके, नेक्स्ट इज सीड्स के थ्रू जो भी होता है उसके हिसाब से वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज एक्चुअली अ फास्टर प्रोसेस।
Okay. Next advantage is it helps in the preservation of useful parent characters in the next generation. And finally, it is the plants can be easily grown in the gardens due to their small size. तो ये हो गया आपके vegetative propagation के different advantages. इससे भी questions आ जाते हैं, तो please be careful. Next, draw a neat diagram showing fertilization in a flower and label the pollen tube, male germ cell, and the female germ cell on it. Then you have to explain the process of fertilization in a flower. And then, after that, third part of the question, what happens to the ovary and the ovule after fertilization? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पहले तो आपके डायग्राम्स प्रैक्टिस करने हैं आपको, ठीक है, जिसमें आपको स्टिग्मा, स्टाइल, फिर पोलन ट्यूब, फिर ओवरी, ओव्यूल, सब चीजें दिखानी है अंदर सिनर्जिड, ठीक है, और उसके बाद न्यूक्ली, उसके अंदर जो पीएन फॉर्म होगा वो उतना आपको दिखाना पड़ेगा. बट यहाँ पे क्या पूछा आपको? Here you are asked to label the pollen tube, male germ cell and the female germ cell. ये डायग्राम आपने कर लिया, ठीक है. यहाँ पे जब आप डायग्राम ये करते हो, यहाँ पे आपको क्या दिख गया ये देखो. Here what you are seeing the pollen grain. यहाँ पे लेकिन क्या पूछा गया? pollen tube. So ये जो चीज आप देख रहे हो, this is the pollen tube. Then you have to highlight the male germ cell. You have to label this is the male germ cell. Then the female germ cell. You are seeing the female germ cell. ठीक है, ये हो गया. अब आपको प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लावर यू हैव टू एक्सप्लेन. कौन से प्रोसेस में होता है? इसको बोलते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन. अब डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? सबसे पहले तो स्टिग्मा में जब पोलन ग्रेन पहुंचता है, वो जर्मिनेट होके ये जो दो मेल गैमीट्स हैं उनको पोलन ट्यूब के थ्रू कैरी करके लेके जाएगा. जब वो पोलन ट्यूब के थ्रू कैरी करके लेके जाएगा तो वो एक मेल गैमेट जो है वो एग सेल में फर्टिलाइज होगा या फ्यूज हो जाएगा, और जो दूसरा है, दूसरा क्या करेगा? वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगा. तो फर्स्ट male gamete will result in the formation of the zygote along with the fusion of the egg cell, and the second male gamete, when it fuses with the secondary nucleus, it will result in the formation of the PEN, that is the primary endosperm nucleus. PEN formation करेंगे. इसीलिए क्योंकि दो fertilizations हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डबल fertilization. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ओव्यूल क्या होता है? तो ओव्यूल will develop and will convert into a seed, and then when it is provided with suitable conditions like water and optimum temperature, it will develop into a seedling. Next part of the question क्या था? Next part of the question, ovary. तो ovary will ripen and will develop the fruit, and again the fruit will contain the seeds which will contain the embryo. तो वहां से फिर plumule होगा, radical होगा, ये सब लिखा गया. And ovule will form the embryonal axis inside the seed. ठीक है. अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में. यहाँ पे आपको ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का क्वेश्चन है. इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कभी कभी आपको डायग्राम्स दे दिए जाते हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर आपको एक सेक्शनल व्यू ड्रॉ करने बोला जा सकता है, एंड यू हैव टू नो वेयर दीज थिंग्स आर देयर. कभी कभी तो डायरेक्टली लेबल करने बोलेगा, बट कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस देगा, क्योंकि इस साल आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं. कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो ऐसे इनडायरेक्टली आपको पूछेंगे, डायरेक्टली आप एक्सपेक्ट भी मत करिए. ठीक है. नेक्स्ट यू हैव, it is asked that where in the female reproductive system you are finding the development of eggs, where can you see the fertilization is taking place, where this fertilized egg is getting implanted. Okay, and then after that और एक part of the question में पूछा गया कि यूटरस में क्या चेंजेस आते हैं जब रिसीव करना होता है उसको जाइगोट को, और अगर जाइगोट फॉर्म नहीं होता है तब क्या होता है. ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये वाला आपको डायग्राम ड्रॉ करना है. इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा गया, एक्स डेवलप्ड. एक्स क्या कहाँ पे डेवलप हो रहा है? ओवरी में. नेक्स्ट क्या पूछा गया आपको? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. फर्टिलाइजेशन कहाँ पे टेक प्लेस होता है? फेलोपियन ट्यूब में. और फिर पूछा गया फर्टिलाइज्ड एग गेट्स इम्प्लांटेड. कहाँ पे इम्प्लांट होता है? एंडोमेट्रियम में या फिर यूट्रस में. ठीक है, आपको ये दिखाना, इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम लाइनिंग में हो जाएगा. गॉट इट? फिर जो चेंजेस होते हैं उसमें क्या क्या होता है? अगर उसको जाइगोट रिसीव करना है तो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है दैट विल बिकम थिक and enriched with blood supply so that there will be healthy growth of the fetus, and it will also increase its secretion to allow easy movement of the zygote. वो fertilization हो गया है आपके fallopian tube में, लेकिन वो उतर के कहाँ पे आने वाला है? फाइनली टू द यूटरस, राइट? एंडोमेट्रियम में उसको इम्प्लांट होने के लिए. तो इसीलिए यूटरस क्या करेगा? उसके सीक्रेशंस को इंक्रीज करेगा ताकि जाइगोट आके हेल्दीली इम्प्लांट हो सके यूट्रिन लाइनिंग में. It will also produce rounded cells. वो rounded cells को हम बोलते हैं decidual cells.
ठीक है। और जब अगर ये सेकंड केस आता है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जाइगोट नहीं पहुंचा, फॉर्मेशन नहीं हुई जाइगोट की, सो द होल लेयर ऑफ डेसिडुअल सेल्स विच इज formed will be shed off along with the blood vessels and mucus in the next menstrual cycle. ये आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है, समझ में आया? अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। यहाँ पे पूछा गया पॉलिनेशन के बारे में और सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में डिफरेंस एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन। 3 पार्ट्स में है क्वेश्चन। पहले तो आपने लिख दिया डेफिनेशन। पॉलिनेशन होता है क्या है? द ट्रांसफरिंग ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर टू द फीमेल पार्ट ऑफ द सेम और डिफरेंट फ्लावर। अब यहाँ पे आ जाओ आप डिफरेंसेस पे। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट के बीच में, एंथर और स्टिग्मा के बीच में ट्रांसफर होता है। बट क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? ऑन अ सिमिलर प्लांट फ्रॉम दिस एंथर एंड द स्टिग्मा। तो ये क्या होगा? ये सेम प्लांट में नहीं होगा, बट सेम स्पीशीज में सिमिलर प्लांट के डिफरेंट प्लांट्स के थ्रू में होने वाला है। दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। एक्सटर्नल एजेंट्स की जरूरत नहीं होती, सेम प्लांट में हो रहा है, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन में एक्सटर्नल एजेंट्स की जरूरत होती है क्योंकि अलग अलग फ्लावर्स में हो रहा है, ओके। सेल्फ पॉलिनेशन में वेरिएशंस नहीं होंगे, बट क्रॉस पॉलिनेशन में इट कैन लीड टू वेरिएशंस। अभी नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में सिग्निफिकेंस पूछा गया है। पॉलिनेशन क्यों नेसेसरी है? क्योंकि फर्टिलाइजेशन और जाइगोट फॉर्मेशन के लिए पॉलिनेशन रिक्वायर्ड है। पॉलिनेशन विल आल्सो हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स व्हिच विल एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ प्लांट स्पीशीज। देन क्रॉस पॉलिनेशन का काम क्या है? इट विल हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन ऑफ द स्पीशीज एंड इट इज ऑल्सो अ प्री रिक्विसाइट, क्योंकि अगर आपको फर्टिलाइजेशन करवाना है फ्लावरिंग प्लांट्स में, सो पॉलिनेशन हैज टू हैपन। ऑल राइट, नेक्स्ट यहाँ पे एक बहुत क्वेश्चन पूछा गया, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। यहाँ पे आपका आवर एनवायरमेंट का क्वेश्चन है ये। Use of several pesticides which results in excessive accumulation of pesticides in rivers or ponds is a matter of deep concern. Justify the statement. आपको पहले ये लिखना है कि with the developmental processes and increase in agriculture and because of the need for more and more crops, the usage of pesticides has been increased. Because of that, the pesticides will run off to the nearby water bodies and will also seep into the soil. This will result to the accumulation in the water bodies, which can further lead to a condition which is called as eutrophication. And because of this process of eutrophication, the increase in the amount of nutrients will be seen in the water bodies, which will further lead to algal blooms. And then a lot of plant bodies which are present in the water will be deprived of oxygen, thus leading to their death. Along with that, the different animals which are present in the water will also be harmed because of the lack of dissolved oxygen. So therefore, the reduced use of pesticides is recommended. आ गया समझ में? ऐसे लिखना है आपको, ओके। नेक्स्ट आ जाओ। नेम द 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस्ड बाय मेन। ठीक है, मेल कौन से 2 टाइप ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं? उनके क्रोमोसोम में क्या होता है? एक्स और वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज अ मेल चाइल्ड इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हिज फादर? ठीक है, वो इनहेरिट करेगा, फादर से एक्स भी इनहेरिट कर सकता है, वाई भी इनहेरिट कर सकता है। तो ये आपको लिखना है, ठीक है। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है क्योंकि हमको लगता है कि भाई फादर से तो वाई आ जाता है, तो इट विल हेल्प इन डिटरमाइनिंग द जेंडर। बट बच्चे जब गर्ल चाइल्ड होती है तब भी तो फादर डिटरमाइन करता है ना। तो इट विल inherit the X chromosome from the father also. How many types of gametes are produced by a human female? Human female में only one, जो कि है X. ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका explanation. Male produces 2 gametes. It can have either X or Y chromosomes. Next question में man gets his Y chromosome from his father and X chromosome from his mother. The X chromosome in the mother comes either from her mother or father. X can come both from the father or mother, but Y will only come from the father. यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था एक्स कहां से आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीमेल में कौन सा गैमीट है? यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम है। आ गया समझ में? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगेन वन एमसीक्यू इज देयर। A sportsman, after a long break of his routine exercise, suffered muscular cramps during a heavy exercise session. This happened due to, और ये recent question है, ठीक है। इसमें क्या पूछा है? जब हम एक्सरसाइज काफी टाइम के बाद करते हैं या फिर फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हेन वी एक्सरसाइज, देन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा लेवल पे
वो होता है, और उसमें जब ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है वो कम होने लग जाता है. सो दैट वन विच इज गेटिंग कन्वर्टेड टू पाइरूवेट, दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ नॉट पाइरूवेट बट लैक्टिक एसिड. ठीक है, तो धीरे धीरे करके एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाएगा. अगर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होने लग गया तो आपके बॉडीज में, आपके मसल्स में क्रैम्प्स आने लग जाता है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन सी, विच इज लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड. Next, name the part of the brain which is responsible for the following actions. पहले पूछा गया आपको posture and balance. ये तो हर साल कहीं ना कहीं से घुमा के ये वाला क्वेश्चन आ ही जाता है. ये आप दिमाग में रख लो कि इसका आंसर है सेरिबेलम. मैंने क्लास में पढ़ाते वक्त क्या बोला था आपको? बेलम मतलब बैलेंस. बेलम बैलेंस ऐसे करके आपको याद करना है. पोस्चर एंड बैलेंस में ये काम आ जाता है. ठीक है. बीटिंग ऑफ हार्ट, ऑब्वियसली बीटिंग ऑफ हार्ट और ब्लड प्रेशर, ये दोनों चीजें कौन करेगा? ये आपका मेड्यूला करेगा, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा. और यहाँ पे ऑप्शन 2 में जो पूछा गया थिंकिंग, थिंकिंग कौन कराता है? सेरिब्रम. ठीक है, तो ये वाला तो सॉर्टेड है, आपको मिल गया 2 मार्क. इसके अलावा यहाँ पे और ऑप्शन में पूछा गया है प्लांट से क्वेश्चन. वेयर आर ऑक्सीजन सिंथेसाइज्ड इन अ प्लांट? कहां पे सिंथेसाइज होता है? शूट टिप्स में. ठीक है, टिप्स ऑफ द शूट्स. विच ऑर्गन ऑफ द प्लांट शोज पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म? फोटोट्रोपिज्म क्या है? रेस्पॉन्स टुवर्ड्स द लाइट. पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म मतलब आपके एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, स्टेम्स हो गया, लीव्स हो गया, ये करेंगे. नेक्स्ट आ गया आपका, क्या पूछा है यहाँ पे? नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, मतलब यही सेम चीज. नेगेटिव जियोट्रोपिज्म मतलब फोटोट्रोपिज्म, क्योंकि वो नेगेटिवली जा रहा है, जियो मतलब वो ऊपर ही जा रहा है. ओके, जियोट्रोपिज्म इज रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द अर्थ, राइट. पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब रूट्स करेंगे, क्योंकि रूट्स को अंदर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए. सो इसका रिस्पॉन्स भी यही है. ओके, so this is how you will be able to solve all of this. Next, why is there a difference in the rate of breathing between aquatic organisms and terrestrial organisms? क्यों? क्योंकि aquatic organisms में पानी जो भी बॉडीज होती हैं, वाटर बॉडीज, वहां पे ऑक्सीजन कम होता है, इसीलिए वो लोग बहुत जल्दी जल्दी रिस्पायर करते हैं, ब्रीथ करते हैं टू बी एबल टू गेट मैक्सिमम ऑक्सीजन. इसीलिए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में रेट ऑफ रेस्पिरेशन थोड़ा सा स्लो होता है या लेस होता है एज कंपेयर टू एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स. अब नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे पूछा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम करना है आपको. फेरिंग्स बताना है, ट्रैकिया, लंग्स, डायफ्राम और एल्वियोलर सैक बताना है. ये वाला डायग्राम भी देखो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. रेस्पिरेटरी सिस्टम हो जाए, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो जाए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो जाए, सारे डायग्राम्स आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे. और इसके ऑप्शन में पूछा गया, नेम द ऑर्गन्स दैट फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स, डिस्क्राइब इन ब्रीफ हाउ यूरिन is produced in the human body. ये है 5 मार्क्स का क्वेश्चन, you have to be very careful. ठीक है, यहाँ पे देखो आपको क्या क्या पूछा गया था. फेरिंग्स पूछा गया, तो यहाँ पे अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो इधर से हो जाता है आपका फेरिंग्स. ठीक है, नोज के पास वाला नेजोफेरिंग्स, ओरल कैविटी के पास वाला ओरोफेरिंग्स, और लैरिंग्स के पास वाला पार्ट होता है आपका लैरिंजोफेरिंग्स. ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं फेरिंग्स के, बट ये आपको नेसेसरी तो उतना है नहीं, बट आप बस याद रख लो कि ऊपर इधर फेरिंग्स है. उसके बाद आपका क्या पूछा गया था? नेक्स्ट यू वर आस्क्ड अबाउट द लंग्स. ये हो गया आपके लंग्स, आपने दिखा दिया यहाँ पे. फिर एल्वियोलर सैक पूछा गया है, एल्वियोला इतने सारे हैं इधर, दिख गया आपको. और नेक्स्ट पूछा गया था आपको ट्रैकिया. ये लेबलिंग आपको कर लेना है. ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स पूछे गए थे, क्या क्या है? किडनीज है, यूरेटर्स है, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है. यूरिन फॉर्मेशन सिंपल प्रोसेस है, 3 स्टेप्स होते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन और सीक्रेशन. इसको आपको एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर देना है क्या क्या होता है. जब रीनल आर्टरी से the unfiltered blood is entering inside the kidneys, then that impure blood will go to the Bowman's capsule. ठीक है, बोमेंस कैप्सूल में ब्लड, वहां का ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा और एक फिल्ट्रेट बनेगा. कौन सा फिल्ट्रेट? नेफ्रिक फिल्ट्रेट. ठीक है, वहां पे वाटर आयोन्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया, हार्मोन्स हो जाएंगे और ये सब डिसॉल्व होके वाटर में रहेंगे. उसके बाद कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो की रीएब्सॉर्ब हो जाएंगी. 90% ऑफ द वाटर एंड डिसॉल्व मटेरियल्स, ओके, वो रिजॉल्व, दैट विल बी रीएब्सॉर्ब्ड एंड देन सीक्रेशन हो जाएगा. तो जितने भी डिस्टल एंड हैं, ओके, सो नेफ्रॉन का जो पार्ट है आपको हमेशा उसका डायग्राम, उसका स्ट्रक्चर याद रखना है, कहां पे कौन सी चीजें हो रही है. एंड देन फाइनली सीक्रेशन के थ्रू में बाइकार्बोनेट आयंस हो जाएंगे सीक्रेट और यूरिन कंपोजिशन विल बी डन. उसके बाद वो आके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द ब्रेड मोल्ड
of rhizopus and list any two advantages of vegetative propagation. ये हमने ऑलरेडी कर लिया, इसको मैं आंसर नहीं कर रही, बस आप ये बता देना कि राइजोपस में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो ऑब्वियसली स्पोरेंजियम है जिसमें कि स्पोर्स होता है, और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है आपका हाइफा जिसमें कि राइजोइड्स इंक्लूड हो जाता है। ये आ गया आपके हेरिडिटी से क्वेश्चन। इसमें पूछा है मेंडल वर्कड आउट the rules of heredity by working on garden pea using a number of visible contrasting characters. He conducted several experiments by making a cross with one or two pairs of contrasting characters of pea plant. ठीक है, उन्होंने pea plant के 7 characters लिए थे, ये हमने पढ़ा हुआ है। इसमें पूछा है on the basis of his observations he gave some interpretations which helped to study the mechanism of inheritance. That is true. Okay, so when Mendel crossed pea plants with pure tall and pure short characteristics to produce the F1 progeny, which two observations were made by him in F1 plants? तो पहले जब उन्होंने क्रॉस किया था पेरेंट जनरेशन से, आपको अगर याद होगा तो उन्होंने होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस शॉर्ट प्लांट्स लिए थे। तो F1 में जब उन्होंने देखा, F1 में he saw that all plants were tall. ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था, okay, that all the plants that were there in the first generation were tall. So F1 generation, all plants were tall, first observation. Second observation he made was that the dominant character is tall. So the dominant trait is tall because it is getting expressed. ठीक है, जो एक्सप्रेस हो रहा है ट्रेट वो है आपका टॉल ट्रेट। डॉर्फ ट्रेट एक्सप्रेस नहीं हो रहा, इसीलिए वो है आपका रिसेसिव ट्रेट। सो ये 2 ऑब्जर्वेशंस उन्होंने किए थे। अब आपको डिफरेंस लिखना है डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट के बारे में। डोमिनेंट ट्रेट कौन सा ट्रेट है? डोमिनेंट ट्रेट इज द ट्रेट विच इज सीन फिजिकली और विच इज गेटिंग एक्सप्रेस्ड इन द जनरेशन, एंड रिसेसिव ट्रेट इज द ट्रेट विच इज गेटिंग हिडन और मार्क्ड इन द F1 जनरेशन। अब डोमिनेंट ट्रेट में हमेशा याद रखना इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, ओके, एंड द रिसेसिव ट्रेट इज डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर। ये 2 डिफरेंसेस आप लिख सकते हैं व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट, भले ही यहाँ पे 1 डिफरेंस पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द पाथवे ऑफ यूरिन इन आवर बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑर्गन of its formation to its excretion. What will happen if the tubular part of the nephron does not work properly? यहाँ पे आप देखो किडनी में है, फिल्ट्रेशन होगा नेफ्रॉन के अंदर, फिर आ जाएंगे यूरेटर्स के थ्रू में, यूरिनरी ब्लैडर एंड देन फाइनली यूरेथ्रा। ओके, अगर ये ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन काम नहीं किया तो कौन सा नहीं होगा? रीएब्जॉर्प्शन का पार्ट नहीं होने वाला है। अगर रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो जितने भी मतलब एसेंशियल सब्सटेंसेस थे वो तो निकल ही जाएंगे बॉडी से, और अगर ये ट्यूबल्स अगर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो बॉडी अगर रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा एसेंशियल मटेरियल्स को तो ऑब्वियसली वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी सही से रिमूव नहीं कर पाएगा। ओके, so this is what will happen if the tubular part of the nephron will not work properly. Got it? So that was it for today's class where we discussed about all the chapters from your grade 10th. Okay, सारे chapters हमने important questions discuss कर लिए हैं और आपके examination point of view से सारे पैटर्न को भी लेके हमने डिस्कस किया हुआ है। So I don't think there's anything to worry for your examinations. Keep studying and keep practicing. That will only lead you to get more and more marks in your board exams. All right, so till then, keep studying everyone and take care. Thank you so much for watching this video.